हो आजा शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर साउंड चैप्टर पढ़ाने क्या कर रहे हो, सुन लो बताऊंगा क्या। तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे गा रही थी कोई है ना। तुमने दोनों आवाज में डिफरेंस देखा? पहले वाली आवाज थोड़ी मोटी थी है ना, थोड़ी मोटी थी और स्लो थी। इसके बाद वाली आवाज थोड़ी श्रिल थी, तीखी है ना, तीखी सी, पतली सी, तेज सी है ना। किसी भी बच्चे को साउंड चैप्टर के अंदर पिच समझ में नहीं आता, यही था पिच। पिच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ साउंड। पहले पिच क्यों पढ़ा रहा हूँ? साउंड वेव अभी स्टार्ट करेंगे, जस्ट स्टार्ट करेंगे। ये कह रहे हो कि सर इनकी तरह चिल्ला रहे थे आप, गाना नहीं गा रहे थे, इनकी तरह चिल्ला रहे थे, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो बात यह है कि आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है क्या? साउंड वेव्स, ठीक है। पूरा प्रॉपर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, पिच के बारे में तो मैं आगे विस्तार से पूरा प्रॉपर खोल के बताऊंगा, अच्छा आराम से, कि पिच ऐसे होती है, ये होती है। पिच कभी समझ में नहीं आता ना लोगों को, हाँ, तो आज पिच अच्छे से समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत है कहां से? साउंड एक वेव है। बहुत बच्चों को डाउट है सर साउंड वेव कैसे, बताएंगे इसके बारे में भी। साउंड को तुम स्पेस में जाके, है ना, तुम्हें पता है ना स्पेस में लोग डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात हम पढ़ते हैं चैप्टर स्टार्टिंग में, वेव्स। व्हाट डू यू मीन बाय वेव्स? पानी के अंदर तुमने पत्थर डाला, पत्थर ऐसे क्या कि ऑब्जर्व कर रहे हो, वेव्स जा रही हैं, देखो ये वेव्स है ना, इस पे जा देखो तुम और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखो ये वेव्स फ्लो रही, देखो। और बीच में तुमने एक चीज़ देखी, देखो जब तुम वेव्स बना रहे हो तो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, देखो जैसे ये देखो, ये बीच में एक पैटर्न बन रहा है, खाली खाली जगह, देखो वेव जा रही है। ये वेव तुम ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे जा रही है, और ये वाली वेव्स तुम देखो ऑब्जर्व करोगे तो देखो ऐसे जा रही है। ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी यहाँ पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं और यहाँ पार्टिकल आगे पीछे हो रहे हैं। ये बात ऑब्जर्व करी। जब हम वेव्स पढ़ते हैं, वेव्स का मतलब क्या है? देखो ये देखो, ये देखो दो ऐसे पार्टीशन में बन रही है वेव, नोटिस करो, बन रही है, बीच में खाली सी जगह है, ठीक है। इस ऊपर उठी हुई जगह को, जो ऊपर ऐसे उठती है, ये जो ऊपर उठी हुई जगह है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और दूसरी जो नीचे वाली जगह उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। बताऊंगा। यहाँ पर ऑब्जर्व करो, जब ये वेव बनी तो एक पार्ट देखो जहाँ पे भीड़ है उसके पीछे खाली, उसके आगे खाली, है ना। बताऊंगा ये क्या होता है। सबसे पहले हम वेव्स पढ़ते हैं। तो वेव्स क्या है? क्या वेव्स होती है? वेव्स मतलब सिंपल एक वे, किसी पार्टिकल के ट्रेवल करने का, या किसी भी चीज़ के ट्रेवल करने का एक वे, खत्म, सिंपल। ये वाटर वेव्स हो सकती हैं, लाइट वेव्स हो सकती हैं, पता है ना तुम्हें, लाइट भी एक वेव होती है, साउंड वेव हो सकती है, ठीक है। किसी भी टाइप की वेव होती है। दो टाइप की वेव पढ़ते हैं बेटा, कौन कौन सी अभी के लिए? एक तो होती है मैकेनिकल वेव्स, ये मुझे पता है कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो स्कूल में पढ़ाई, कोई बात नहीं, पढ़ लो, तुम्हारे काम आने वाला है। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी के लिए ये दोनों समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता है कौन सी है? हमारी लाइट, एक्चुअल में हमारी जो लाइट होती है ना, हमारी जो लाइट होती है, अरे यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारी लाइट जो सन से लाइट आ रही है वो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके बारे में हम लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना समझो। ये ऐसी वेव होती है जिसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ना। ये स्पेस में भी ट्रेवल कर लेती है, सन से अर्थ तक स्पेस है, खाली जगह ट्रेवल कर लेती है ना। ये कौन सी है? जिसे नो रिक्वायर ऑफ मीडियम, ठीक है। बट ये वाली वेव्स रिक्वायर्स मीडियम, ये बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं करती, रिक्वायर्स मीडियम, ठीक है। जैसे कि पानी की वेव्स कैसे ट्रेवल कर पानी है? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, साउंड कैसे ट्रेवल करती है? तुम्हारे आगे हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे इस टाइम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, पता है ना तुम्हें, हर जगह मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जब तुम बोलते हो वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं, आगे वाले को टकराते हैं, उसमें एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, वो धीरे धीरे पहुंच के तुम्हारे कान तक पहुंचती है एनर्जी। वो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन तुम्हारे कान के पर्दे, यानी है ना ईयर पिन्ना, तुम्हारे कान के पर्दे पर टकराती है, कान के पर्दे से वाइब्रेशन अंदर पहुंचती है। ये पूरा प्रोसीजर है, ये हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर के अंदर, है ना, इसी क्लास। चलो, तो वेव्स फर्दर, मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होती हैं। एक हमारी होती है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। अब तुम्हें दिखा देता हूं, ध्यान से देखना, इनकी पूरा डिफरेंस दिया हुआ है सब कुछ। ये पेज स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी होती है? द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग द सेम डायरेक्शन। ध्यान से देखो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ये, क्या पार्टिकल भी आगे वाइब्रेट हो रहे हैं, वेव भी आगे जा रही है, ऐसी वेव्स होती है तुम्हारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमारा इस चैप्टर में यही काम है, हमारे इस चैप्टर के अंदर बेटा यही काम है, ठीक है। दूसरा ट्रांसवर्स वेव, द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल। देखो वेव, पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं और वेव आगे जा रही है। पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव आगे जा रही है और पार्टिकल देखो ऊपर नीचे हो रहे हैं ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। दे आर पॉसिबल इन ऑल काइंड्स ऑफ मीडियम, किसी में भी। ये सिर्फ सॉलिड्स में पॉसिबल होती है, ठीक है, ये सिर्फ सॉलिड्स में। आगे देखो, दे कंसिस्ट ऑफ रीजन्स ऑफ कंप्रेशन, रेयरफेक्शन।
इनके अंदर कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन होता है। कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन का मतलब समझो, इसको देखो यहाँ पे, जब तुम कहीं बोलते हो, कोई स्पीकर बोलता है, तो इसके जस्ट आगे वाले मॉलिक्यूल्स आगे चले जाते हैं, वाइब्रेट होकर आगे जाते हैं, तो यहाँ भीड़ बन गई, और ये वाले मॉलिक्यूल्स आगे चले जाते हैं, यहाँ भीड़ बन गई, बीच में खाली भीड़, बीच में खाली भीड़, बीच में खाली भीड़, बीच में खाली भीड़। इसको ऐसे समझो, देखो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में देखो एक जगह भीड़, एक जगह खाली, एक जगह भीड़, फिर एक जगह खाली, ये वही है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, ठीक है। यहाँ देखो पार्टिकल्स टकरा के वापस आ रहे हैं, देखो ऐसे चल रहे हैं पार्टिकल, ध्यान से देखो, फील कर पाओगे, एक एक पार्टिकल को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऐसे कर रहे हैं, ये आगे नहीं जा रहे, पार्टिकल्स डज नॉट ट्रेवल, ओनली वाइब्रेट्स एंड ट्रांसफर एनर्जी। ऐसे मानो एक भीड़ खड़ी, एक भीड़, एक आदमी ऐसे हिला, दूसरे आदमी को टक्कर थोड़ा सा फील हुआ, झटका, तो वो भी ऐसे हिला, बराबर वाला हिला, बराबर वाला, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे करते हैं, ड्रिफ्ट ऐसे हिलते हैं, तभी तो ऑल्टरनेटिंग करंट काम करता है। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा करंट क्या, वो आगे पढ़ेंगे, बस एक हिंट दे रहा था थोड़ा बहुत, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ क्या होता है सुन लो, जब वेव ऐसे ट्रेवल करती है, इस ऊपर उठे हुए पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं, जैसे ऊँट के ऊपर होता है ना, उसे क्रस्ट बोलते हैं, और जो नीचे दबा हुआ पार्ट है नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। वहीं इन वेव्स के अंदर तुमने देखा, ये वाला पार्ट जो है, ये भीड़ वाला पार्ट, ये कहलाता है बेटा कंप्रेशन। क्या कहलाता है? कंप्रेशन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने लग जाऊं, तो ग्राफ में इस पार्ट को ये वाला बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये सबको आना चाहिए, ये ऊपर वाला पार्ट कंप्रेशन, ये खाली वाला पार्ट, इसे बोलते हैं बेटा रेयर फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? रेयर फ्रिक्शन। रेयर फ्रिक्शन। तो दो पार्ट है, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन। तो साउंड बनती क्यों? हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, कैसे होती है? तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। ट्यूनिंग फोर, टन वाइब्रेट हुआ है ना। क्या होता है जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, जब वो वाइब्रेट करेगा, है ना, तो आसपास की जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगती है, वो भी वाइब्रेट करते हैं ऐसे। और जब आगे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, देखो, तो ये आगे जब वाइब्रेट करता है तो उससे आगे जो पार्टिकल है उसे धक्का देता है, फिर वो आगे वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है। ये उससे आगे वाले को, ये वाइब्रेट, उससे आगे वाले को वाइब्रेट, चारों दिशाओं में, चारों तरफ। जब तुम बोलते हो तो पीछे भी आवाज जाती ना, ठीक है, बस पीछे वाले पार्टिकल्स पर कम आवाज लगती है, तभी पीछे खड़े वाले आदमी को कम आवाज आएगी, ज़्यादा आगे वाले को ज़्यादा, है ना। वाइब्रेट करते 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 हमारे कान तक मॉलिक्यूल्स, हर जगह प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स, हमारे एयर मॉलिक्यूल्स। तुम्हारे कान के पास जो मॉलिक्यूल वो वाइब्रेट करेगा, पूरी वाइब्रेशन ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी, इसको बोलते हैं साउंड एनर्जी। तुम्हारे कान के पास वाला जो वाइब्रेट करेगा वो तुम्हारे कान के पर्दे को वाइब्रेट कर देगा, तुम्हारे कान के पर्दे के वाइब्रेशन के थ्रू अंदर जाएगी वाइब्रेशन, फिर वो अलग प्रोसेस है पूरा ह्यूमन ईयर में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। दिस प्रेशर वेव, ये प्रेशर वेव कौन सी, जो वेव बनी मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की, पार्टिकल्स इन द सराउंडिंग मीडियम, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉलिड हो। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इसलिए वेव वहाँ पे जल्दी ट्रेवल करती है, इसलिए सॉलिड्स में साउंड फास्टर ट्रेवल करती है, याद रखना, ठीक है। तो उससे स्लो वाटर में और सबसे कम करती है एयर में, ठीक है। टू हैव वाइब्रेशन मोशन, एज द पार्टिकल वाइब्रेट दे मूव नियर बाय पार्टिकल्स, ठीक है, ट्रांसमिटिंग द साउंड फर्दर थ्रू द मीडियम। तो साउंड कैसे बनी, ये साउंड में आया, ठीक है। साउंड कैसे प्रोपगेट करती है, मतलब चलती कैसे, मैंने वो भी समझा दिया, बस यहाँ पे उसकी डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, 1 2 3 एंड गो, इसका ले लो। साउंड प्रोपगेट्स थ्रू एयर, ये ट्रांसफर्स भी हटा देना, थ्रू एयर के थ्रू, है ना, मीडियम चाहिए क्योंकि उसे, है ना, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव से मीडियम चाहिए, इन विच द मैकेनिकल वाइब्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिंग द वेव अकर्स ड्यूरिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है, इसका कोई इतना काम नहीं है। ये वो बच्चे जो एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसको समझ लें, बस सीबीएसई में तुम्हें जरूरत नहीं है, ना आईसीएसई में। इसका मतलब वही है जो मैंने समझाया, वाइब्रेशन इनके मॉलिक्यूल्स करते हैं, वही वेव बनती है, उसी डायरेक्शन में जाती है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, मतलब वही है, लेकिन डेफिनेशन भी स्कूल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स वेव है, पीछे पढ़ा चुका हूँ, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं देखो, लेकिन वेव सामने जा रही है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुमने एक धागा कोने में बांधा और धागे को पकड़ लिया ऐसे, देखो ध्यान से देखना, ये एक धागा मान लो, ये कहीं यहाँ बंधा हुआ और ये धागा देखो, अब इसके बीच में अगर मैं ऐसे मारूँ, ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखना, अगर मैं इसके बीच में ऐसे मारूँ टोंग, तो ये देखो ऐसे हिलेगा, ऐसे मार दो इसे, तो ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हिलता है। तुम कोई भी धागा ऐसे बांध दो एक जगह से, यहाँ से ऐसे ऐसा मारो इसमें, तो ये ऊपर ऊपर ऐसे हिलेगा, लेकिन तुम्हें फील होगा कि आगे कुछ जा रहा है, पार्टिकल आगे नहीं जाते, इसके पार्टिकल तो वहीं के वहीं है, लेकिन जब तू ऐसा मारोगे तो ये कांपेगा, ऐसे जूम ऐसा होगा, और तुम्हें एक वेव ऐसी फॉर्म दिखेगी, कैसी फॉर्म, ऐसी वेव फॉर्म दिखेगी, जूम, ठीक है। तो ये वही मतलब है। आई होप सबको अभी तक सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी, देखो ऐसे, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव, ऑब्वियस सी बात है, ये तुम्हारे रेयर फ्रिक्शन कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रिक्शन, रेयर फ्रिक्शन, रेयर फ्रिक्शन। रेयर फ्रिक्शन जहाँ पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है, कंप्रेशन जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मैं बोला जाए इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसे ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे देख लो। ये हुआ कंप्रेशन नीचे की तरफ, ऊपर वाला वो नीचे वाला रेयर फ्रिक्शन, ऊपर वाला कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन कंप्रेशन, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयर फ्रिक्शन, लेकिन ग्राफ के अंदर इनको एक नया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, लिख लो। नीचे वाले को ट्रफ, TROUGH देखो, और ऊपर वाले को क्रस्ट, CREST, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, 1 2 3 4। ये सब समझाऊंगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, सब बताई जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ध्यान से दिख रहा है,
ये देखो कैसे पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, बस देखो कैसे साउंड ट्रेवल कर रही है ना। पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, ध्यान से समझ में आ रहा है। ये देखो वेव बन रही है, दिख रहा है, ये वाली बात क्लियर हो। वेव फ्रंट किसको बोलते हैं, जो एक, यहाँ देखो वेव फ्रंट किसको बोलते हैं, दिखाता हूँ। ये तुम्हें चीज़ दिख रही है, ध्यान से देखो, एक चीज़ ऐसे दिख रही होगी तुम्हें, वो वेव फ्रंट है जो अगली वेव को प्रोड्यूस कर रहा है। तुम्हें इस वीडियो के अंदर देखो देखो, ये रहा वेव फ्रंट, देखो ये रहा, ऐसा बन रहा है ना, ये वेव फ्रंट बोले जाते हैं। ये फिर से 9th की स्कूल लेवल से इनका कोई लेना देना नहीं, बट मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम्हें सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में। 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी बात करेंगे, कि मैं बात करूंगा वेवलेंथ की, एक एम्पलीट्यूड की, फ्रीक्वेंसी की, टाइम पीरियड की, वेलोसिटी की, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पिच, ठीक है, पिच की बात करेंगे, पिच, ठीक है भाई, एक एक करके सबकी बात करते हैं। चलो एक ग्राफ ड्रॉ करा देता हूं तुम्हारा, मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। ये ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी या प्रेशर, कुछ भी बोल दो, डेंसिटी या प्रेशर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। क्या ये ग्राफ एक मान लो ऐसा है, एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है। एक ग्राफ छोटा सा, यहां देखो नीचे की तरफ, एक ग्राफ ऐसा है बस। ये ग्राफ 3 सेकंड में बना, और मान लो ये ग्राफ भी 3 सेकंड में बना, तो किसमें ज्यादा वाइब्रेशन हुए? ऑब्वियस ही बात है, यहां पे कम टाइम में ज्यादा वेव बनी है, मतलब कोई आदमी बहुत तेज तेज बोला है, बहुत तेज तेज ऐसे बोल गया है ना, इसको बोलते हैं ज्यादा वेव्स बनना। 3 सेकंड में यहां पे जितनी वेव बनी, मान लो 3 सेकंड में यहां बनी है 10 वेव फॉर एग्जांपल, और ऊपर वाले में 3 सेकंड में बनी मान लो 3 वेव, 1 वेव, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन अ गिवन टाइम, ठीक है। यहां पर आ जाओ, बताऊंगा वो भी पूरा, अभी ये रफली समझा रहा हूं, ध्यान से देखते रहो, समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर, है ना। एक ऑसिलेशन क्या होता है, सुनना ध्यान से, एक ऑसिलेशन यहां से चल के यहां पूरा, ये एक ऑसिलेशन है, इसी को यहां पे समझो, यहां पर, यहां से स्टार्ट हुआ और कंप्लीट यहां तक, एक ऑसिलेशन पूरा, जिसमें एक कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन इंक्लूड हो, वो होता है पूरा एक ऑसिलेशन। तो ये है तुम्हारा कंप्लीट, यहां से स्टार्ट हुआ कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, यहां पे एक ऑसिलेशन हुआ। एक ऑसिलेशन के टाइम में जो, एक ऑसिलेशन के बनने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। मैं इनको सबको एक एक करके लिखूंगा ना, तो सबसे पहले लिखते हैं, चलो सबसे पहले करते हैं, पहली चीज लिखते हैं वेवलेंथ। सबसे पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक लिखवा रहा हूं, सबसे पहली चीज वेवलेंथ ऑफ अ वेव। एक वेव बनाई हमने, ठीक है, ये तो यहां से लेके और यहां तक का डिस्टेंस, एक वेव के कंप्लीट होने का डिस्टेंस, ठीक है, एक वेव के कंप्लीट होने का डिस्टेंस, या फिर एक वेव के यहां से लेके दूसरे वेव के यहां तक, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं इस चीज से, इसको बोलते हैं लैम्डा, LAMBDA, लिख लो। वेवलेंथ ऑफ अ वेव होती है तुम्हारी ये, एक वेव की वेवलेंथ मतलब स्टार्टिंग से उसके एंड तक, या फिर उसके मिडिल से दूसरे के मिडिल तक, ठीक है, लिख लिया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वेवलेंथ ऑफ अ वेव। सेकेंड चीज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, ध्यान से लिख लेना, आसान चीज है ना, बहुत आसान चैप्टर है ना, मतलब अच्छा चैप्टर है। एक वेव ऐसी है मान लो, दूसरी वेव ऐसी है मान लो तुम्हारी, तो एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पर ये वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और यहां पर ये वाला डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। जितना ज्यादा ये चीज होती है इसको बोलते हैं, मान लो ऐसा, मान लो एक वेव ऐसी है, बहुत ध्यान से देखना, कंप्रेशन मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए एक साथ, कंप्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी आदमी की बहुत तेज आवाज है, बहुत लाउड आवाज है, बहुत लाउड आवाज है। जितना ये बड़ा होगा उतनी ज्यादा लाउड आवाज होगी, है ना, जितना ये बड़ा होगा उसी बोलते हैं एम्पलीट्यूड ज्यादा होना। तो एम्पलीट्यूड इज अ मेजर ऑफ लाउडनेस, इज अ मेजर ऑफ लाउडनेस, बात याद रखोगे, इज अ मेजर ऑफ लाउडनेस, ठीक है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउडनेस। आई होप सबको इतनी बात समझ में आई हो, ठीक है। इनकी डेफिनेशन लिखवा दूँ, डोंट वरी, पहले एक एक करके सारी चीज समझ लो। तीसरा पॉइंट टाइम पीरियड, तीसरा पॉइंट है टाइम पीरियड। एक वेव के कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, ये वेव यहां से चली और यहां पे जाके यहां खत्म होगी, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन, वन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई हो। स्क्रीनशॉट ले लो जितना मैंने क्या है।
इसे अच्छे से लिख लेना, पहला वेवलेंथ, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा टाइम पीरियड, फोर्थ वन इज वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेलोसिटी ऑफ अ वेव। ये तुम्हें बताइए एक वेवलेंथ के कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? रेट ऑफ वेवलेंथ कंप्लीशन यानी कितनी देर में कंप्लीट हुई वेवलेंथ। इसे ऐसे लिखो या फिर अपने हिसाब से वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा यानी वेवलेंथ अपॉन टाइम। और याद रखना टाइम पीरियड इज अपॉन अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कहां से है? देखो जल्दी ध्यान से, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ oscillations in a given time। फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 सेकंड में 10 वेव बनी और एक बार 1 सेकंड में 20 वेव बन गई, तो क्या पहले वाले में ऑसिलेशन ज़्यादा हो गया? पहले वाले में वेव की फॉर्मेशन ज़्यादा हुई है? तो दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम का रेसिप्रोकल। तो यहाँ से आया, अगर मैं ये वाली वैल्यू इसमें डाल दूँ तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा एफ फ्रीक्वेंसी। ये लिख लो भाई जल्दी से, वेलोसिटी कैसे लिख लो? लैम्डा पता चल गया, मीटर। ये वाले क्वेश्चन शान में मिलेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है ये सब चीज़ें, ये वाली सारी चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो आने वाला है वो है पिच। अगला कौन सा? ये 5th हो गया ना, 5th। एक और पॉइंट ले लो 6th, जिसको मैं बता रहा हूँ पिच। पिच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ साउंड। पिच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ साउंड, whether it shrill or loud। शिल मतलब होता तीखी आवाज। चलो ध्यान से एक चीज सुनना है ना, बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, इतनी बात समझ में? अब देखना बहुत आसान से एक चीज दिखाऊंगा तुम्हें ना। ये पूरी नॉर्मल आवाज थी, ठीक है, ये पूरी नॉर्मल आवाज थी, ठीक है। अब देखना, इसकी मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, आवाज कैसी होगी? ठीक है, वापस हल्की सी और बढ़ा दूं। अब देखना हल्की सी और बढ़ा दूं तो क्या होगा ना, पतली हो गई, तेज हो गई, है ना। यानी कि पिच किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर। तेज भी तो ही है। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। यानी किसी की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो दैट मीन्स पिच ज्यादा है, याद रखना, ठीक है। लड़कियों की पिच कंपेयर टू लड़कों की ज्यादा होती है, लड़कियों की पिच, क्योंकि लड़कियों की आवाज थोड़ी तीखी और पतली होती है, लड़कों की थोड़ी मोटी आवाज होती है। तुमने देखा आवाज भारी होती है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। पिच डिफरेंशिएट करती है दो क्वालिटी की साउंड पे, है ना। चलो पिच क्लियर हो गया, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया, वेवलेंथ ऑफ अ वेव, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive waves, यहाँ लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive waves is called wavelength of a wave। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive waves is called wavelength। इसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड क्या होता है? इज अ मेजर ऑफ लाउडनेस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ध्यान सुनो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन टू द हाइएस्ट पोजिशन। इसे एक तरीके से और लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम mean position to the highest point। मीन पोजीशन ये यहां से इस वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोल दो फिर, है ना। ये तुम्हारा होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन। आई होप सबको ये बात अभी तक समझ में आई जितना मैंने बताया, ठीक है। चलो आगे देखो, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसी साउंड भी करती है। जब तुम बोलते हो तो लाइट टकरा के आती है वापस। जब तुम्हारा रूम खाली होगा कभी देखना, तो तुम जब बोलते हो ना हेलो, तो आवाज़ गूंजती है बहुत ज़्यादा, लेकिन रूम में बहुत सारा सामान रखा होता है तो सारा सामान साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्शन कम होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब साउंड इंसिडेंट करती है तो साउंड के साथ कई सारी चीज़ होती है। एक तो साउंड वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, पहला पॉइंट। इंसिडेंट जो आई वो कुछ तो रिफ्लेक्ट होगी, कुछ साउंड ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है। तुमने देखा तुम यहाँ से बोल रहे हो, दीवार के उस साइड भी सुनाई देती है, तो साउंड की एक
हिम्मत है कि साउंड क्या करते हो तुम, जैसे बोले तुम सोचते हो कि सर घर के बाहर कैसे सुनाई दिया, जैसे तुम बोलते हो एक तो हल्की फुल्की जगह होती है बाहर जाने की, दूसरा जब तुम बोलते हो तो उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं बहुत हल्के से ही सही, इसलिए वो वाइब्रेशन बाहर ट्रांसफर हो जाता है बहुत हल्का, बहुत कम होता है बल्कि, है ना, ये वाला पॉइंट है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिट, जो बाहर निकल गई, जो बाहर वाला भी सुन सकता है, और इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। मूवी थिएटर में क्या होता है, अलग से पता है कर्टेन्स वगैरह पर्दे वगैरह लगा के रखते हैं, कुछ अलग डिवाइस चीज़ें लगा के रखते हैं, जिससे कि क्योंकि वहाँ खाली होता है बहुत, तो साउंड क्या कर सकते हैं इधर उधर, तो तुम्हें मल्टीपल साउंड सुनाई दे सकती है, रिवर्बरेशन हो सकता है, रिवर्बरेशन बताऊंगा अभी क्या होता है ना, इसलिए वहाँ पे कर्टेन्स वगैरह लगा के रखते हैं जो साउंड एब्जॉर्बर होते हैं अच्छे, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, अब तुम सोचोगे सर यहाँ साउंड गई तो गई कहाँ, तो साउंड हल्की सी हीट में चेंज हो जाती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के काफ़ी सारे यूज हैं, स्टेथोस्कोप जैसे, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करते हैं, तुमने देखा वो दिल पे लगाते हो कान में सुनते हैं, तो साउंड भी वैसे ट्रेवल करती है, रिफ्लेक्ट होते होते तुम्हारे कान तक पहुंच जाती है, ठीक है, इसलिए तुम्हें तेज सुनाई देता है। एको, रिपीटिशन और पार्शियल रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। मूवी देखिए, ये पहाड़ों में जाकर लोग चिल्लाते हैं पूजा पूजा, और वहाँ से चिल्ला वापस आती है, ऐसा सच में नहीं होता, ये सच में नहीं होता, इतनी नहीं होती है ना, ठीक है। एको का मतलब है ऐसा ही बात है, जब तुम रूम में चिल्लाते हो तो थोड़ी देर तक के लिए तुम्हें सुनाई देता, अच्छा ये बोला था मैंने, बहुत ध्यान से कभी सुनना अगर खाली रूम है तो, ठीक है। तो रिपीटिशन ऑफ साउंड या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही कहलाता है तुम्हारा एको, ठीक है। लेकिन रिवर्बरेशन भी एक चीज होती है, रिवर्बरेशन इसका मतलब क्या है, इसमें भी साउंड रिफ्लेक्ट होकर आती है, बट इन दिस केस सेपरेट रिपीटिशंस ऑफ द ओरिजिनल साउंड्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड। मतलब मैं एक रूम में खड़ा होकर चिल्लाया ओए हेलो, और मैं हेलो चिल्लाया और साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आई हेलो, इतने में मैंने कुछ और बोल दिया बाय, और मुझे दोनों वर्ड सुनाई दे रहे हैं, हेलो बाय हेलो बाय हेलो बाय हेलो बाय, मिक्स हो गए वर्ड, अब डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। इस चीज को बोलते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन की अगर ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, रिवर्बरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे देखो, इट इज द फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंस, मतलब ठहराव, परसिस्टेंस का मतलब है ठहरना, वहीं के वहीं रुक जाना, ऑफ साउंड, साउंड वहीं के वहीं ठहर जाती है, जिससे कि हमें पहचानने में दिक्कत होती है। आफ्टर इट हैज बीन स्टॉप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद साउंड अगर वहीं ठहर जाए तो कंफ्यूजन होता है सुनने में, इसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। आई होप सबको देखो, ये देखो आदमी कई सारे वर्ड चिल्ला है, सब टकरा के से वहीं इधर उधर आ गया ना, इसको बोलते हैं बेटा रिवर्बरेशन। ये यूजेस है, एक स्टेथोस्कोप यूज कर रहा है, ये मेगाफोन यूज कर रहा है, जब तुम चिल्लाते हो छोटे से उसमें माइक में, तुम देखो आवाज थोड़ी फैल जाती है, क्या होता है साउंड यहाँ रिफ्लेक्ट होकर कई सारे बन जाती है, और देखो ऐसे फैल जाती है। ये पॉपो हॉर्न बजाता है, आइसक्रीम वाला याद है ना, वो वाला, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर कहने को तो बहुत छोटा है, ठीक है, रियलिटी में चैप्टर बहुत छोटा है, ये वाला पेज दोबारा एक बार देख लेना, ये चैप्टर कहने को बहुत छोटा है। इस चैप्टर में देखो अभी हमारा ह्यूमन ईयर है, बहुत बड़ा पार्ट है ह्यूमन ईयर, उसके बाद हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासाउंड वगैरह है ना, अल्ट्रासाउंड कैसे हमारे काम आता है, एक्सरेज वगैरह कैसे काम आती है, इंफ्रासोनिक साउंड, ये अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा हूँ बस, है ना, इंफ्रासोनिक, और तुम्हारी ऑडिबल साउंड। अब हमारा सिर्फ ये 3 चीज़ बची है, और एक होता है सोनार, 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक मुश्किल से 15 मिनट के, इस वीडियो से अगली वीडियो में दिखा रहा हूँ, अगली वीडियो आगे देख लो, इसमें इतना ही करा रहा हूँ, इस वाली अगली वीडियो में दिखा रहा हूँ, जल्दी से देख लो, और ये चैप्टर तुम्हारा खत्म, फिर हम जल्दी से टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देन हम न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप सबको इतना समझ में आया होगा, है ना, गाने की तारीफ तो कर देना यार, ठीक है। बाय बाय बच्चों, ओ अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, साउंड चैप्टर है, मेरे जिक्र का जुआ पे